हेलो एवरीवन। आज हम अध्यक्षीय शासन प्रणाली या प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि जैसा हम जानते हैं कि वर्तमान समय की लोकतांत्रिक सरकारों के 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और इन तीनों अंगों और विशेषकर विधायिका और कार्यपालिका के आपसी संबंधों के आधार पर किसी भी शासन व्यवस्था को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला संसदीय शासन व्यवस्था और दूसरा अध्यक्षात्मक या राष्ट्रपति शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, तो अब हम अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को देखते हैं। यह एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, विधायिका यानी लेजिस्लेचर से पूरी तरह से पृथक होती है, उससे बिल्कुल अलग होती है। इसमें संसदीय शासन प्रणाली की वह व्यवस्था नहीं लागू होती जिसके तहत कार्यपालिका के सदस्यों को अथवा मंत्रिपरिषद को विधायिका अर्थात संसद का सदस्य होना अनिवार्य होता है। अगर अमेरिकी शासन व्यवस्था को उदाहरण के रूप में लेकर हम इसे समझें तो हम देख सकते हैं कि जैसे वहाँ पर राष्ट्रपति जो कि कार्यपालिका का प्रधान होता है वह सीधे जनता के द्वारा चुनकर आता है, वह वहाँ की विधायिका अथवा कांग्रेस का सदस्य नहीं होता। साथ ही वह अपने अस्तित्व हेतु वहाँ की विधायिका के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल को पूर्ण करने हेतु विधायिका में बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात राष्ट्रपति का फिक्स टेन्योर निश्चित कार्यकाल होता है जो कि 4 वर्ष का होता है। इसके साथ ही राष्ट्रपति को अपने मंत्रियों के चुनाव के लिए अधिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। संसदीय शासन व्यवस्था की तरह उसके ऊपर यह बाध्यता नहीं होती कि उसके कार्यकारिणी के सदस्य को विधायिका का सदस्य होना अनिवार्य हो। वो किसी भी व्यक्ति को अपनी कार्यकारिणी में शामिल कर सकता है, बल्कि शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को मानते हुए तो उसको इस बात का ध्यान देना होता है कि उसकी कार्यकारिणी के सदस्य अथवा मंत्रीगण वहाँ की कांग्रेस अर्थात सीनेट या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्य न हों। राष्ट्रपति शासन व्यवस्था को और अच्छी तरह से समझने के लिए हम अमेरिकी संदर्भ में इसकी विशेषताओं पर दृष्टिपात कर सकते हैं। तो आइए इनकी विशेषताओं को देखते हैं कि शासन व्यवस्था की कौन सी विशेषताएं हैं। तो जो सबसे पहली विशेषता उभर कर हमारे सामने आती है वह कि यह एकल कार्यकारिणी की बात करती है, सिंगल एग्जीक्यूटिव की बात करती है। यहाँ पर राष्ट्रपति राज्य व सरकार दोनों का मुखिया होता है, या यूं कह सकते हैं कि संसदीय व्यवस्था के तहत नाम मात्र और वास्तविक शक्तियां जो कि पृथक पृथक संस्था में नहीं थी, यहाँ पर दोनों शक्तियां राष्ट्रपति में ही निहित रहती हैं, इसीलिए एकल कार्यकारिणी की बात होती है। दूसरी विशेषता कि ये पृथक निर्वाचक मंडल की यहाँ बात होती है, एक सेपरेट इलेक्टोरेट कॉलेज की बात। संसदीय शासन व्यवस्था की बात, यहाँ वास्तविक कार्यपालिका अथवा राष्ट्रपति को विधायिका बहुमत द्वारा नहीं चुनती है, बल्कि एक पृथक निर्वाचक मंडल द्वारा, एक सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता के द्वारा होता है। साथ ही यहाँ पर यह ध्यान देना आवश्यक होगा कि यह निर्वाचक मंडल वहाँ की विधायिका से अलग होता है, उस विधायिका का हिस्सा नहीं होता है, यह केवल राष्ट्रपति का ही चुनाव करता है। एक अन्य विशेषता इस शासन व्यवस्था में ये निश्चित कार्यकाल, एक फिक्स टेन्योर की बात करती है शासन की। चूँकि राष्ट्रपति विधायिका का हिस्सा नहीं होता, इसलिए उसका कार्यकाल भी विधायिका के बहुमत पर नहीं टिका होता है, इसीलिए उसका राष्ट्रपति का एक निश्चित कार्यकाल होता है। इसके अलावा यह शक्ति के पृथक्करण की बात करती है, अवरोध एवं संतुलन के सिद्धांत की बात करती है। एक्चुअली इसमें सरकार के तीनों अंगों या शाखाओं के बीच शक्तियों का पृथक्करण होता है, या यूँ कहें कि सरकार के तीनों अंग अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होते हैं, लेकिन इसके साथ ही इन तीनों अंगों को आपस में सामंजस्य भी स्थापित करना होता है, जिसको हम अमेरिकी शासन व्यवस्था के संदर्भ में चेक एंड बैलेंस भी कहते हैं, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में
समझा था। अब इनकी विशेषताओं को जानने और समझने के उपरांत अब हम इसके गुण एवं दोष को भी परखने की कोशिश करेंगे। तो पहले इसके मेरिट्स को देखते हैं, कौन कौन से मेरिट्स है इस गवर्नमेंट सिस्टम में। तो सबसे पहला गुण है कि शक्तियों के पृथक्करण की बात करता है, सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है, चूँकि इसमें सरकार के तीनों अंगों के बीच शक्ति का पृथक्करण होता है, जिसके कारण ये अंग पूरी तरह से एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं और साथ ही इनकी इफ़िशियंसी भी बढ़ जाती है। इसकी जो दूसरी विशेषता है या दूसरा जो गुण है कि यहाँ राष्ट्रपति विधायिका के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, इसलिए राष्ट्रपति को सत्ता में बने रहने हेतु विधायिका के कॉन्टिन्यूअस सपोर्ट की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए इस व्यवस्था में सरकार अधिक स्थायी रहती है, स्टेबल गवर्नमेंट रहती है। संसदीय शासन प्रणाली की तरह यहाँ पर सरकार को निरंतर विधायिका के बहुमत की आवश्यकता नहीं होती। एक अगला गुण इसका ये है कि यहाँ विशेषज्ञों की सरकार रहती है, एक्सपर्ट गवर्नमेंट रहती है। चूँकि इस व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका का हिस्सा नहीं होती, इसलिए यहाँ पर राष्ट्रपति को पूरा अधिकार होता है कि वह विभिन्न मंत्रालय या विभागों में उनके अनुसार विशेषज्ञता रखने वाले लोगों को चुन सकता है। इसमें इस बात को सुनिश्चित किया जा सकता है कि किसी भी विभाग में उससे संबंधित विशेषज्ञता प्राप्त करने वाले लोग ही उस विभाग को नेतृत्व प्रदान करें, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि विशेषज्ञों की सरकार की अवधारणा को साकार किया जा सकता है शासन व्यवस्था के माध्यम से। जो अगला गुण है कि यहाँ नीति निर्माण में एक निरंतरता रहती है, एक सर्टेनिटी रहती है इन पॉलिसी मेकिंग में, चूँकि इस व्यवस्था में एक स्थायी सरकार का निर्माण होता है। इसलिए नीति निर्माण का कार्य इस प्रकार की सरकार अधिक आत्मविश्वास से कर सकती है तथा आवश्यकता पड़ने पर कठोर निर्णय लेने एवं उसको वास्तविक धरातल पर उतारने का कार्य भी अधिक तत्परता से कर सकती है। यहाँ पर नीति निर्माण के संदर्भ में संसदीय शासन व्यवस्था वाली जो व्यवस्था थी वहाँ पर वो यहाँ पे नहीं दिखाई देती है, जहाँ ढुलमुल रवैया अपनाती है सरकार, विशेषकर गठबंधन सरकारों की बात जब करते हैं। तो आइए इसके गुण देखने के बाद अब इस व्यवस्था के दोष पर भी हम नज़र डाल लेते हैं। तो जो सबसे पहला दोष हमें इसमें नज़र आता है कि इसमें उत्तरदायित्व का अभाव है, एक लेस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव की ये बात करता है। चूँकि इस व्यवस्था में कार्यपालिका अपने अस्तित्व के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, इसलिए इस व्यवस्था में पूरी संभावना होती है कि राष्ट्रपति जनमत को नज़रअंदाज करके तानाशाही रवैया अख्तियार कर सकता है। इसके अलावा इसमें विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच टकराव की स्थिति हो जाती है, डेडलॉक बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। चूँकि इस व्यवस्था में शक्ति के पृथक्करण को, सेपरेशन ऑफ पावर को बहुत कठोरता से लागू किया जाता है, इसलिए विधायिका कार्यपालिका से बिल्कुल अलग होती है। तो अतः कभी कभी दोनों के बीच विधान निर्माण और नीतियों या बिल लेजिस्लेशन एंड पॉलिसीज़ को लेकर डेडलॉक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब डेडलॉक की स्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसे हालत में विधायिका उन नीतियों, उन पॉलिसीज़ को रिजेक्ट कर देती है जो उसके पसंद के नहीं होते हैं, और कार्यपालिका भी उन लेजिस्लेशंस को रिजेक्ट कर देती है जो उसके एजेंडा का पार्ट नहीं होता है। इस तरह से इसमें इस बात की पूरी संभावना होती है कि विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच एक टकराव की स्थिति बन जाए, एक डेडलॉक की स्थिति बन जाए। इसके अलावा एक और जो दोष हमें दिखाई देता है इस व्यवस्था के अंदर कि ये लूट प्रणाली को बढ़ावा देती है, स्पॉयल सिस्टम को बढ़ावा देती है। चूँकि राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति के पास एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स या मंत्रियों को चुनने की आज़ादी होती है, वह किसी भी व्यक्ति को कार्यपालिका में शामिल कर सकता है। तो ऐसी अवस्था में इसकी पूरी संभावना रहती है कि महत्वपूर्ण पदों पर राष्ट्रपति को जानने वाले और उसके सगे संबंधियों या व्यापारिक सहयोगियों
जिन्हें बिजनेस एसोसिएट्स कहते हैं, ये लोग काबिज हो सकते हैं। तो राष्ट्रपति इस बात की अवहेलना कर सकता है कि वो उस पद के कितने योग्य हैं, बल्कि वो सिर्फ इस बात पर ध्यान दे सकता है कि उन लोगों की निकटता राष्ट्रपति से कितनी अधिक है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि स्पॉयल सिस्टम या लूट प्रणाली को भी बढ़ावा दे सकती है शासन व्यवस्था। इसके अलावा एक सीमित प्रतिनिधित्व की बात करती है व्यवस्था, लेस रिप्रेजेंटेशन की बात करती है। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति के चुनाव के बाद राष्ट्रपति अपनी कार्यकारिणी चुनने के लिए स्वतंत्र होता है। इसलिए इसमें इस बात की संभावना अधिक हो जाती है कि संसदीय शासन व्यवस्था की भांति राष्ट्रपति व्यापक प्रतिनिधित्व की चिंता न करे, क्योंकि वह अपने कार्यकाल के प्रति आश्वस्त रहता है और वह इसके लिए किसी के प्रति स्वयं को उत्तरदायी भी नहीं पाता है। इसलिए इस बात की संभावना रहती है कि जो प्रतिनिधित्व है वो सीमित रह जाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि तमाम दोषों के बावजूद भी नीतियों की निश्चितता और सरकार के स्थायित्व के संदर्भ में राष्ट्रपति शासन प्रणाली बहुत ही कारगर है, और इसीलिए कई देशों ने इन डिमेरिट्स के होते हुए भी राष्ट्रपति शासन व्यवस्था को वरीयता प्रदान की है। धन्यवाद।